नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जा रही सभी प्रकार की सैन्य सहायता तत्काल रोकने के आदेश दिए हैं। इसके बाद अब रूस यूक्रेन युद्ध के भविष्य को लेकर चर्चा होने लग गई है कि क्या यह युद्ध रुक जाएगा या फिर यूरोप की मदद से युद्ध चलता रहेगा। देखिए, रक्षा विशेषज्ञों और जो डिप्लोमेट हैं, कूटनीति के विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि अमेरिका की मदद के बिना यूक्रेन के लिए रशिया के साथ लड़ पाना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आने वाले दिनों में यूक्रेन के पास शांति समझौते को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं बचता है। जानकारों की माने तो यूक्रेन अभी तक जो लड़ाई लड़ रहा था वो अमेरिका के हथियारों के बल पर लड़ रहा था। यूक्रेन के पास जो हथियार थे वो युद्ध के पहले 1 साल में ही खत्म हो गए थे, और युद्ध आपको पता है कि पिछले 3 सालों से चल रहा है, 3 साल से भी अधिक वक्त हो गया इसे, क्योंकि अमेरिका उसे लगातार सहायता दे रहा था। राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार यूक्रेन को सैन्य सहायता दे रहे थे, और ये सहायता कर्ज के रूप में नहीं थी बल्कि ये विशुद्ध रूप से सहायता थी जो हथियारों के रूप में थी। इसमें मिसाइलों से लेके, टैंक से लेके और तमाम किस्म के प्लेन तक शामिल थे, फाइटर प्लेन तक शामिल थे। तो लगातार अमेरिका ये सहायता दे रहे थे, और अगर डोनाल्ड ट्रंप की माने तो 350 अरब डॉलर की सहायता अमेरिका अब तक यूक्रेन को दे चुका है। इसके अलावा ट्रंप जाते जाते बहुत सारी सहायता यूक्रेन के लिए मंजूर कर गए थे, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अब रोक लगा दी है, क्योंकि बाइडेन उसे मंजूरी देके गए थे, जिस पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने रोक लगा दी है। इवन जो रक्षा सामग्री पैक हो चुकी थी, जो रवाना होने जा रही थी अमेरिका से, उसको तक वापस बुला लिया गया है। जहां तक यूक्रेन का प्रश्न है, उसके पास सारे अपने हथियार खत्म हो चुके हैं, उसके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं है, उसको अब जवान नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लाखों जवान मारे जा चुके हैं। अब फौज में भर्ती होने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। यूक्रेन से काफ़ी लोग माइग्रेट कर चुके हैं। जो लोग बचे भी हैं तो उसमें अब इस लायक लोग नहीं बचे हैं कि वो सेना में भर्ती हो सकें, और जो बचे भी हैं वो भर्ती होना नहीं चाहते हैं। तो यूक्रेन के पास हथियारों का संकट है, उसके पास सैनिकों का संकट है, उसके पास वित्त का भी संकट है, पैसा भी चाहिए, उसका भी संकट है। तो अमेरिका से मदद मिलने के बाद अब यूक्रेन को वो मदद नहीं मिल सकती। लेकिन सवाल यह है कि जो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में तीखी झड़प हुई थी, यूरोप उसका बड़ा स्वागत कर रहा था। तो सवाल यह है कि क्या यूरोप उसे मदद करेगा। देखिए, यूरोप के देशों ने छोटी मोटी मदद जेलेंस्की को पहले भी की है, यूक्रेन को की है, और लेकिन उनकी ज़्यादातर वो मदद कर्ज के तौर पर थी, लेकिन और उसका अमाउंट बहुत कम था। तो आगे भी हो सकता है यूरोप के देश इस प्रकार की मदद यूक्रेन को करते रहें, लेकिन यूक्रेन के लिए सिर्फ यूरोप की मदद से रशिया से लड़ पाना आसान नहीं होगा। और रशिया ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर नेटो की सेना उसमें आती है तो वो उसको नेटो के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसलिए नेटो की सेना तो आने से रही, जब बाइडेन के ज़माने में नहीं आ पाई तो अब ट्रंप के ज़माने में तो ये संभव नहीं है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार फंडिंग कम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से लेकर डब्ल्यूएचओ से लेकर तमाम देशों की फंडिंग को उन्होंने काट दिया है, वो नेटो की फंडिंग को भी काटने वाले हैं। जो नेटो की सेनाएं हैं वो अमेरिका और यूरोप की सेनाएं, लेकिन उसमें ज़्यादातर हिस्सा अमेरिका का है। यूरोपीय देश बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं। चाहे सेना हो, सेना सबसे ज़्यादा अमेरिका की है उसमें, चाहे उसके लिए हथियार हो, सबसे ज़्यादा अमेरिका के हथियार नेटो की सेना में है, और चाहे उसके लिए फंडिंग हो, सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका करता है। तो जो यूरोपियन देश हैं वो नेटो का फ़ायदा तो ले रहे हैं, लेकिन उनकी फंडिंग बहुत कम होती है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि यूरोपीय देश भी अपने सिक्योरिटी खर्च को बढ़ाएं। ट्रंप ये चाहते हैं कि नेटो में वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, सेना के रूप में भी, संसाधन के रूप में और फंड के रूप में भी। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि ट्रंप जो है नेटो की फंडिंग को कम कर सकते हैं, और जिससे यूरोपीय देशों पर फंडिंग बढ़ाने का दबाव बने। अब यूरोपीय देश नेटो को फंडिंग करेंगे या फिर यूक्रेन को फंडिंग करेंगे, ये भी एक प्रश्न उठ गया है। और अब देखा जाए तो नेटो आगे कितनी मजबूती से कायम रह पाएगा, इस पर भी सवाल उठने लग गए हैं। तो ऐसे में ट्रंप के इस ऐलान से कि यूक्रेन को अब कोई और सैन्य सहायता नहीं दी जाएगी, इससे रसिया को बढ़त मिल गई है। अब जेलेंस्की के सामने दो विकल्प हैं। अगर वो युद्ध को जारी रखते हैं तो वो आने वाले दिनों में लड़ाई में बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे, और रसिया जो अभी पूर्वी हिस्से तक कब्जा किए हुए है वो कीव तक पहुंच सकता है, उसकी राजधानी तक पहुंच सकता है, और हिस्सों पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन के पास लड़ने की ताकत नहीं रह जाएगी।
लेकिन अगर वो शांति समझौता कर लेते हैं तो युद्ध जहां का तहां रुक सकता है। एक दूसरी बात यह है कि रसिया ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है, क्या वो यूक्रेन को मिल पाएंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। रसिया बिल्कुल भी देने के मूड में नहीं है। रसिया कोई भी इलाका उसको वापस नहीं देगा। हालांकि यूक्रेन ने भी एक आध इलाके कब्जा कर रखे हैं रसिया के, तो यूक्रेन तो देने को तैयार है कि अगर उसके इलाके वापस मिल जाएं, लेकिन रसिया इसके लिए तैयार नहीं है कि जो पूर्वी हिस्से पर कब्जा हुआ है वो उसको लौटाएगा, वो अब रसिया का हिस्सा बन जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, जेलेंस्की चाहते हैं अमेरिका से कि आगे रसिया कोई हमला नहीं करेगा, इसकी वो गारंटी ले, जिसकी गारंटी रसिया, अमेरिका या यूरोपीय देश लेने को तैयार नहीं है, या वो गारंटी लेते भी हैं तो वो कोई ऐसा अपनी सेनाएं वहां पर नाटो की सेनाएं भेजने को तैयार नहीं है। जबकि जेलेंस्की चाहते हैं कि 1 लाख सेना नाटो की यूक्रेन में भेजी जाए। तो इसके लिए अमेरिका न तैयार है, न यूरोप भी तैयार इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि यूरोप के नेटो पर जो होल्ड है वो अमेरिका का है। यूरोप अपने बूते फैसले नहीं ले सकता। तो ये भी एक चैलेंज है। जानकार ये भी मानते हैं कि जो जेलेंस्की का कदम है वो आत्मघाती है, वो अपने देश के लिए ठीक नहीं है। अगर आप इस युद्ध की शुरुआत को देखें तो युद्ध की शुरुआत सिर्फ इस बात पर हुई थी कि जेलेंस्की इस बात पर अड़े हुए थे कि वो नेटो में शामिल होना चाहते हैं। रसिया ये चाह रहा था कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनता है तो नेटो की सेनाएं यूक्रेन बॉर्डर तक आ जाएंगी, यूक्रेन रसिया बॉर्डर तक आ जाएंगी, जो रसिया की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। तो रसिया का अपनी जगह सोचना सही था, लेकिन जेलेंस्की क्यों नाटो का हिस्सा बनना चाह रहे थे और बन भी नहीं पाए, और इसी झांसे में युद्ध हो गया। तो इस युद्ध में यूक्रेन की तबाही हो चुकी है, 60% देश बर्बाद हो चुका है। तो ऐसे में यूक्रेन को फायदा क्या हुआ, हासिल क्या हुआ? आज अब अमेरिका के बूते लड़ता, अमेरिका ने सहायता बंद कर दी। यूरोपीय देश हवा में उड़ा रहे हैं कि यूरोपीय देश इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि उन्होंने ट्रंप से बहस कर ली। लेकिन यूक्रेन को इसमें देखना चाहिए कि उसका कहाँ फायदा है, कहाँ नुकसान है। जितना नुकसान हो चुका है, क्या उसकी भरपाई करके वो अपने देश को फिर से पटरी पर ला सकता है, या फिर वो अपने देश का और नुकसान चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जेलेंस्की का जो अड़ियल रवैया है, जो जिसमें कूटनीति का अभाव दिखता है, तो वो रवैया मुझे लगता है कि उनके लिए आगे भी नुकसानदायक हो सकता है। यूरोप का दुश्मन यूक्रेन नहीं है, यूरोप का दुश्मन रसिया है। यूरोप चाहता है कि रसिया को आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जाए, इसलिए ये युद्ध चलता रहे। पहले अमेरिका भी यही चाह रहा था, लेकिन ट्रंप इसको एक बिजनेसमैन की तरह डील कर रहे हैं। वो अपना इकोनॉमी का नफा नुकसान देख रहे हैं, क्योंकि रसिया का युद्ध होने से ही अमेरिकी कंपनियां वहां पर काम करना बंद कर देने से अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। जो अमेरिका एक ग्लोबल लीडर है, उसको भारी नुकसान हुआ है। तो ट्रंप तो इसे एक बिजनेसमैन की तरह डील कर रहे हैं, लेकिन जो यूक्रेन के राष्ट्रपति, न तो वो एक बिजनेसमैन नजर आ रहे हैं, न वो एक डिप्लोमेट नजर आ रहे हैं, न वो एक सुलझे हुए राजनीतिक नजर आ रहे हैं। वो एक अड़ियल राजनीतिज्ञ के रूप में सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, जिससे उनके काम की एक वाहवाही करने वाला एक वर्ग तो मिल गया उन्हें, लेकिन ओवरऑल उनको, उनके देश को इससे नुकसान हो रहा है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।